आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। उधर से मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं कि अगर पुरानी पेंशन लागू कर दी 2030 तक ही देश प्रदेश दिवालिया हो जाएगा। इसका मतलब वो अपने प्रधानमंत्री को झुठलाने का काम कर रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल होगी। वो निर्णय है मुख्यमंत्री जी को लेना है, उप मुख्यमंत्री को लेना है कि वो इसका श्रेय खुद लेना चाहेंगे या आने वाली सरकारों को देना चाहिए। हिमाचल तो उदाहरण है, अब हम नहीं कहते, अब तो वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, उनके ऊपर भी सत्ता का इतना ही नशा था। वो बार बार कहते थे रिवाज बदलेगा, दोबारा हमारी सरकार बनेगी। हमने कहा था बिना ओपीएस लागू किए आप ये सपना पूरा नहीं कर सकते, और हुआ भी यही, मात्र 0.1% से वो हार गए। और वो पंचकुला में उन्होंने अभी जब दौरान हमारी यात्रा चल रही थी, उस यात्रा के दौरान ही पंचकुला में वो पहुंचे, उनका कोई अपना पार्टी का प्रोग्राम होगा। फिर बाद में आप प्रेस के साथियों के सामने उन्होंने माना कि मेरी जो सरकार गई वो केवल और केवल ओपीएस के मुद्दे पे गई। और ये संदेश केवल हमारा सरकार के नेताओं के लिए नहीं है, ये विपक्ष के नेताओं के लिए भी है। बहुत सारी विपक्षी पार्टी अब तक इस मुद्दे के ऊपर चुप हैं, बहुत सारे नेता इस मुद्दे के ऊपर चुप हैं। स्पष्ट संदेश है, जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे, जो हमारे विरोध करेगा हम उसका विरोध करेंगे। कोई भी विपक्ष के नेता हो सकते हैं किसी के भ्रम हो कि सरकार से नाराज है, जाएंगे कहाँ, विकल्प बहुत है हमारे पास। हम हल्के हर विधानसभा क्षेत्र वाइज, हर लोकसभा क्षेत्र वाइज भी ये मूल्यांकन करेंगे कि ये नेता हमारे मुद्दे के साथ खड़ा है, ये नेता हमारे साथ खड़ा है, ये नेता विधानसभा में हमारी आवाज़ उठाएगा, ये नेता लोकसभा में हमारी आवाज़ उठाएगा, और ये नेता हर मंच पर हमारी आवाज़ उठाएगा। जो इन मंचों पर हमारी आवाज़ उठाएगा, हम कर्मचारी उसका साथ देने का काम करेगा, और जो नहीं उठाएगा खुले तौर पर उसका विरोध करेंगे। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप पिछले दिनों देख रहे होंगे कि एक साइकिल यात्रा चल रही थी और सरकार की चूड़े हिलाने का अगर काम कर रही है। पुरानी पेंशन संघर्ष समिति है, वो लगातार चाहे रैली के माध्यम से या फिर कोई भी राजनीतिक प्रोग्राम होता है, जैसे आदमपुर पीछे उपचुनाव हुआ था, वहाँ पे भी इन्होंने डेरा डाल लिया था और साइकिल यात्रा से इन्होंने अपना दम दिखाया है। पंचकुला के अंदर इन्होंने अपना दम दिखाया, बेशक इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ हो। तो मेरे साथ उनके प्रदेशाध्यक्ष हैं विजेंद्र धारीवाल जी, और साथी भी मौजूद हैं जी। पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी। मैं एयर न्यूज़ का और आपके तमाम दर्शकों का जो भी आज हमें सुन रहे हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आपके चैनल ने हमेशा हमारी इस मांग को प्रमुखता दी है और उसके लिए भी हमें हमेशा आपके आभारी रहेंगे जी। पंचकुला में एक बड़ी रैली, एक शक्ति प्रदर्शन दिखाया सरकार को और लगातार मांग की, उसके बावजूद आपने साइकिल यात्रा निकाली, लेकिन क्या हुआ, क्या सरकार क्यों नहीं अभी तक मान रही? देखिए, लोकतंत्र में हमें एक अधिकार दिया गया कि जो भी आपका संवैधानिक अधिकार है, आपकी जायज़ मांग है, उसको हम धरने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकते हैं। हालांकि हमारे बीच में विधायक हैं, सांसद हैं, उनका दायित्व बनता है कि हमारी मांग को सरकार तक पहुंचाए और उसको पूरा करवाने का काम करें। लेकिन 2018 से हम सैकड़ों बार विधायकों, सांसदों को, सभी को अपना ज्ञापन दे, चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के, हमने सबको ज्ञापन दिया। लेकिन सरकार ने हमारी बात को जब नहीं सुना तो हमने निर्णय लिया धरने प्रदर्शन रैलियों का। वो बड़ी रैली आपने खुद ही कहा कि हमारे 80 से 90 हज़ार कर्मचारी हरियाणा के एक छोर पर वहाँ पर एकत्रित हुए, जिस पर सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाया, आंसू गैस के गोले हमारे ऊपर चलाने का काम किया। और आंसू गैस के गोले तो ज़्यादातर तभी चलाए जाते हैं जब किसी बड़ी आतंकवादी घटना और आतंकवादियों को पकड़ा जाना हो। हमें तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोकतंत्र के अंदर जिस सरकार को हमने चुन के भेजा, हमारी मांग को सुनने की बजाय हमारे ऊपर इस तरह का शोषण हमारा किया गया, इस तरह लाठीचार्ज हमारे ऊपर किया गया। तो इससे कर्मचारियों में रोष है। हर कर्मचारी आज नाराज है। आज 4th क्लास कर्मचारी से लेकर IAS अधिकारी भी ये चाहता है। उनके आसपास मैं तो हमेशा कहता हूँ, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी, आपके आसपास जितने आपके कर्मचारी हैं, जितने अधिकारी हैं, एक बार उनसे ही पूछ लो, उनका मन टटोल के देख लो कि वो पुरानी पेंशन चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। और फिर हमने साइकिल यात्रा हमारी नांगल चौधरी एक छोर से हमने शुरू की, दक्षिण हरियाणा के एक छोर से, और वो तमाम जिलों से होते हुए पंचकुला में हमने महामहिम राज्यपाल के OSD को अपना ज्ञापन देकर उसका समापन किया। उस यात्रा को जब हमने शुरू किया, हमें लगता था कि ये केवल एक कर्मचारी यात्रा साबित होगी, लेकिन वो यात्रा एक जन यात्रा का रूप लेगी। बड़े बड़े राजनेता यात्राएं निकाल रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां यात्राएं निकाल रही हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जैसी यात्रा हमारी थी, क्योंकि हमारी टीस है, हमारी
जो हमारा जो मुद्दा है वो आम जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है ना। हमारा मुद्दा केवल कर्मचारियों का नहीं है, ये उन युवा साथियों का है जो आज सीईटी का ये मुद्दा चल रहा है। वो साथी भी चाहते हैं बेकल उनको नौकरी मिले और पुरानी पेंशन का लाभ भी मिले। हमारे जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं साथी वो भी चाहते हैं उनको सरकारी नौकरी मिले। हमारे जो कच्चे कर्मचारी है वो भी चाहते हैं उनको कल पक्का रोजगार मिले और उनको पुरानी पेंशन का लाभ मिले। तो ये आम जन का मुद्दा है। गरीब किसान मजदूर जो अपना पेट काट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाकर सरकारी सेवा भेजना चाहता है, ये उनका भी मुद्दा है। और इन तमाम वर्गों ने हमारा साथ दिया, चाहे छात्र संगठन हो, युवा संगठन हो, किसान संगठन हो, पंचायत हो, सभी ने हमारा यात्रा का स्वागत किया और यहाँ तक विश्वास दिलाया अगर सरकार नहीं मानती तो आगे पेंशन बहाली संघर्ष समिति जो निर्णय लेगी वो हमारे साथ खड़े होंगे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, पैदल चले। उसके बाद बलराज कुंडू ने पैदल यात्रा निकाली। उसके बाद अभय सिंह चौटाला पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। आपने साइकिल यात्रा से संदेश दिया, तो कैसे ये आइडिया, इन्हीं से आइडिया है या फिर कैसे? नहीं, यात्रा का देखिए इनसे तो ऐसा नहीं था कि उनसे जुड़ी हुई कोई ऐसी हमारे मन में थी, लेकिन हमारे मन में थी कि कोई ऐसा काम किया जाए जो आम जन के बीच में हमारे मुद्दे को हम जागरूकता ला सकें। समय कम होता है हमारे पास, हमें आम जनता के काम भी करने होते हैं, तो इसलिए हमने जून में तपती दोपहरी थी, जब दोपहरी में पेड़ के नीचे खड़े रहना भी, पंखे के नीचे खड़े रहना ही मुश्किल हो जाता है, उस 45 डिग्री के टेम्परेचर में हमने साइकिल यात्रा निकालने का निर्णय लिया। वो इसलिए कि हम अपने मांग के लिए तप करेंगे, हमारी जायज़ मांग है, संवैधानिक अधिकार हमें उस समय दिया गया था जब देश आज़ाद हुआ। उस समय देश किस हालात में था आप समझ सकते हो, गरीबी के हालात थे, देश और प्रदेश में आर्थिक हालात कमज़ोर हुआ करते थे, तब भी कर्मचारियों को पेंशन दी जाती थी। आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, उधर से मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं कि अगर पुरानी पेंशन लागू कर दी 2030 तक ही देश प्रदेश दिवालिया हो जाएगा। इसका मतलब वो अपने प्रधानमंत्री को झुठलाने का काम कर रहे हैं। या तो बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है देश, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, या फिर मनोहर लाल खट्टर जी का बयान झूठा है। और हमने आंकड़े सरकार के सामने रखे, हमारी वार्ता हुई कई बार सरकार से, हमने रखे आंकड़े कि 2030 तक तो हमारा 2% कर्मचारी रिटायर होगा। और आज जो एनपीएस में हमारे वेतन का 10% और सरकार आम जनता का पैसा जो 14% बाजार में निवेश कर रही है, शेयर मार्केट में लगा रही है, उसको भी तो डुबाने का काम कर रहे हो। उस पैसे को अगर अपने पास रखोगे, उसी पैसे से हमें 10 से 14 साल तक पेंशन दी जा सकती है, तो सरकार पे तो बर्डन है ही नहीं इसका कुछ। ये केवल बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है, इसके अलावा कितने आश्वस्त हो आप? लगातार संघर्ष कर रहे हो, लगता है कि सरकार मानेगी? क्योंकि हिमाचल में आपने देखा कांग्रेस ने कहा था और वहाँ पे लागू भी कर दी, राजस्थान में लागू है, तो यहाँ पे ये इस चीज़ का दबाव है कुछ ना कुछ? देखिए मनदीप जी, हम तो पूरी तरह आश्वस्त हैं, हम तो नारा लेकर चल रहे हैं, जो पेंशन बहाल करेगा वो देश पे राज करेगा। मुहिम है हमारी वोट फॉर ओपीएस की मुहिम। हम तो 101% आश्वस्त हैं कि हरियाणा प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल होगी। वो निर्णय मुख्यमंत्री जी को लेना है, उप मुख्यमंत्री को लेना है कि वो इसका श्रेय खुद लेना चाहेंगे या आने वाली सरकारों को देना चाहेंगे। हिमाचल तो उदाहरण है, अब हम नहीं कहते, अब तो वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, उनके ऊपर भी सत्ता का इतना ही नशा था। वो बार बार कहते थे रिवाज बदलेगा, दोबारा हमारी सरकार बनेगी। हमने कहा था बिना ओपीएस लागू किए आप ये सपना पूरा नहीं कर सकते, और हुआ भी यही, मात्र 0.1% से वो हार गए। और वो पंचकुला में उन्होंने अभी जो दौरान हमारी यात्रा चल रही थी, उस यात्रा के दौरान ही पंचकुला में वो पहुंचे, उनका कोई अपना पार्टी का प्रोग्राम होगा, फिर बाद में आप प्रेस के साथियों के सामने उन्होंने माना कि मेरी जो सरकार गई वो केवल और केवल ओपीएस के मुद्दे पे गई। और हरियाणा सरकार को भी उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने का काम करें। अब सोचना मुख्यमंत्री जी का भाई श्रेय लोगे, वोट लोगे या फिर नाराजगी लोगे। आप क्या कुछ कहेंगे? सर हम तो साथ खड़े हैं। देखो ओपीएस तो ज़रूरी है, क्योंकि आज मान लो सर्विस कर रहे हैं जब तक तो ठीक है। अब बुढ़ापे में अगर मान लो आदमी के पास अगर पेंशन नहीं होगी तो कहाँ जाएगा? आजकल आपको पता है ज़माना ऐसा रहा है कि कोई किसी को रख के राजी नहीं है। अगर आपके पास कुछ होगा, रेगुलर आपके पास आमदनी है तो आपकी सेवा हो जाएगी, नहीं तो बुढ़ापे में आपकी ब्रांड माटी है। तो यही हमारा पेंशन का मेन मुद्दा है, तो यही हमारा। आप क्या कुछ कहेंगे? हम तो वोट फॉर ओपीएस के लिए ही मुहिम चलाएंगे, और जैसे भी सरकार का मन बने वो अपना निर्णय ले, अदरवाइज हम इसको बदलने का भी काम करेंगे। जी थैंक यू, धन्यवाद। हम धारीवाल जी के साथ खड़े हैं, जैसा धारीवाल जी बोलेंगे हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं जी। धारीवाल साहब, आगे की क्या कुछ रणनीति होगी? देखिए साथियों ने बता दिया, वोट फॉर ओपीएस। और सरकार ये समझती है कि भाई ये कर्मचारी
अपना संघर्ष कर रहे हैं, नाराज़गी में ऐसा बोल रहे हैं और ये वोट तो दे ही नहीं पाएंगे। मैं क्लियर कर दूं आपके चैनल के माध्यम से, आप सरकार तक पहुंचा भी देना इसको, हम चाहेंगे ये वो सुने। हम वोट फॉर ओपीएस की मुहिम को धरातल पर उतारने का काम करेंगे और जल्द ही हम गांव दर गांव, वार्ड दर वार्ड अपनी मीटिंगें शुरू कर रहे हैं। हमने अपने छोटे छोटे साथियों से मिलने के चाय के प्रोग्राम वो रखने शुरू कर दिए। हम 20 कर्मचारी साथियों के बीच में, आम जनता के बीच में बैठते हैं, अपनी बात रखते हैं और उनके सामने यही बात होती है, इस बार एक बार अपनी पेंशन के लिए वोट देना। इन्होंने नेताओं ने अपने लिए 3-3, 4-4 पेंशनों का पक्का, और ये केवल ये संदेश केवल हमारा सरकार के नेताओं के लिए नहीं है, ये विपक्ष के नेताओं के लिए भी है। बहुत सारी विपक्षी पार्टी अब तक इस मुद्दे के ऊपर चुप हैं, बहुत सारे नेता इस मुद्दे के ऊपर चुप हैं। स्पष्ट संदेश है, जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे, जो हमारे विरोध करेगा हम उसका विरोध करेंगे। निश्चित तौर पर या तो ये तमाम राजनीतिक दल, तमाम राजनेता ये सोच लें, राजनीति उन्होंने करनी है। हमें आज भी कर्मचारी हैं, कल भी हम तो कर्मचारी रहे, लेकिन निश्चित तौर पर इस बार हम अपनी वोट की ताकत दिखाएंगे, धरातल पर इस वोट फॉर ओपीएस को मुहिम को लेकर जाएंगे। हम तो आपके पास भी आएंगे कुछ दिनों बाद कि मनदीप जी के आपके घर आ रहे हैं और इस बार हमारी वोट के लिए आपके परिवार से भी कोई ना कोई कर्मचारी आ सकता है, आपके भाईचारे से कोई ना कोई कर्मचारी हो सकता है। तो इस मुहिम को धरातल पर उतारें। और हर नेता के लिए मेरा एक आपके चैनल के माध्यम से संदेश है, ओपीएस आज बड़ा मुद्दा है, हर कर्मचारी के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हर कर्मचारी इसके प्रति बहुत ही सेंसिटिव है और पूरे जोश में है। निश्चित तौर पर जो हमारा साथ देगा, वही नारा मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जो ये सोचता है कि कर्मचारी भाई कोई भी पक्ष के नेता हो सकता है, किसी के भ्रम हो कि सरकार से नाराज जाएंगे कहाँ, विकल्प बहुत है हमारे पास। हम हल्के हर विधानसभा क्षेत्र वाइज, हर लोकसभा क्षेत्र वाइज भी ये मूल्यांकन करेंगे कि ये नेता हमारे मुद्दे के साथ खड़ा है, ये नेता हमारे साथ खड़ा है, ये नेता विधानसभा में हमारी आवाज़ उठाएगा, ये नेता लोकसभा में हमारी आवाज़ उठाएगा और ये नेता हर मंच पर हमारी आवाज़ उठाएगा। जो इन मंचों पर हमारी आवाज़ उठाएगा, हम कर्मचारी उसका साथ देने का काम करेगा और जो नहीं उठाएगा खुले तौर पर उसका विरोध करने का काम। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो भाई, सरकार के सामने बड़ी चुनौती है ओपीएस को लागू करना और सीईटी, और जो सरपंचों का काफ़ी जगह सरकार के लिए चुनौती बने हुए हैं। युवाओं बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो कई ऐसे मुद्दे बन चुके हैं सरकार के लिए जो 2024 के चुनाव में बहुत बड़ा असर डालेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।